आरएससी का फॉर्मूला हम देखेंगे इसमें। तो जैसे कि ये हमारा सिंपल साइकिल बना हुआ है, वेपर कंप्रेशन साइकिल का बना हुआ है। अब इसमें जो है हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारा डिक्रीज हो रहा है इवापोरेशन के प्रेशर में। ठीक है, तो जो हमारा इवापोरेशन प्रेशर है वो उसको हमने डिक्रीज किया है सपोज, और कंडेंसर प्रेशर को हमने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये गैप जो है बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा तो आपका वर्क कंप्रेशन बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो आपका सीओपी है, सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क इनपुट। तो चूंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका कम हुआ है और डब्ल्यू सी पी जो है बढ़ा है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 + k - k टाइम P2/P1 के पावर 1/n। के का मतलब होता है क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, और के को हमने किसी और फॉर्मूला में सी भी टर्म यूज किया हुआ है, तो 1 + c - c टाइम P2/P1 के पावर 1/n। ठीक है, हो गया। सुपर हीटिंग अगर करेंगे, सुपर हीटिंग जो होगा मतलब कि यहाँ से जो जा रहा था ऊपर, यहाँ ये ऊपर जाने से पहले हमने थोड़ा यहाँ पर क्या किया है, एवापोरेटर के आउटलेट पे हीटिंग किया है। ठीक है, तो सुपर हीटिंग के केस में क्या होगा कि वर्क इनपुट जो है कंप्रेसर में बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेशन इस इफेक्ट जो है बढ़ जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम। सीओपी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सीओपी जो है हीट सुपर हीटिंग जब करते हैं तो वर्क इनपुट जो है बढ़ जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ये बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सीओपी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। R112 के लिए बढ़ेगा, R134 के लिए बढ़ेगा, R22 और एमोनिया, इसके लिए जो हमारा एमोनिया के लिए और R22 के लिए सुपर हीटिंग में सीओपी जो है कम हो जाता है। ठीक है, सब कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमेशा बढ़ेगा, सीओपी हमेशा बढ़ेगा सीओपी में, लेकिन सुपर हीटिंग में सीओपी हमेशा नहीं बढ़ता है। मे इंक्रीज एंड डिक्रीज, सीओपी को सिर्फ सब कूलिंग बढ़ाता है, ऐसे आप कर लो। ठीक है, सुपर हीटिंग और सब कूलिंग दो फिनोमिना होता है हमारा आरएससी के साइकिल में। तो सीओपी बढ़ेगा सब कूलिंग के केस में। ठीक है, और सीओपी कांस्टेंट या फिर थोड़ा बढ़ना घटना जो है सुपर हीटिंग में होते रहता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है दोनों में बढ़ेगा, सुपर हीटिंग में बढ़ेगा, सब कूलिंग में भी बढ़ेगा। ठीक है, वर्क इनपुट की अगर बात करें तो सुपर हीटिंग में बढ़ जाता है, और और सब कूलिंग में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, मिल्क चिलिंग प्लांट में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या यूज करेंगे, तो उसका आंसर होगा ब्रायन सॉल्यूशन। ये पहला प्रेफरेंस देंगे, दूसरा प्रेफरेंस ग्लाइकोल भी होता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हमारा रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर हमारा एयर आ जाएगा। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए हम लोग एयर यूज करते हैं। सुपर हीटिंग एवापोरेटर में करो या सबकूलिंग करो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना ही होगा, बट इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देन वेपर कंप्रेशन इज एट लोअर टेम्परेचर इन सब। सब कूलिंग करो या सुपर हीटिंग करो, लेकिन जो इफेक्ट आएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, दैट विल बी लोअर टेम्परेचर व्हेन वी डू दी सब कूलिंग। वेट कंप्रेसर बेसिकली हानिकारक है, क्योंकि इसमें लीव ऑयल और जो वियर होगा इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का वाश हो जाएगा। लेकिन दिल का अरमा कहता है कि वेट कंप्रेशन ही करूँ, क्योंकि वेट कंप्रेशन से सीओपी जो है हमारा बढ़ जाता है। इट इज देयरफॉर यूज ओनली इन द रोटरी कंप्रेसर। तो देखो ये P2 है, ये P1 है, P2/P1 गैप जितना ज़्यादा रखोगे उतना हाई होगा। इसको कम किया क्योंकि मन था कि बहुत ठंडा करूँ, है ना। इस वाले पॉइंट को बहुत नीचे लेके जाते हैं हम लोग, और गैप बढ़ जाता है। कम इसलिए करते हैं इस प्रेशर को, ताकि हमारा ठंडा करने का ज़्यादा मन था, लेकिन सी P2/P1 तो बढ़ गया ना। P2/P1 बढ़ेगा तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ये वाला 1 + k - k बाय इन P2/P1 तो उस वाले में जो प्रेशर का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो बढ़ने के कारण वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो वो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। इसी के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो कैस्केडिंग करना पड़ेगा, मतलब इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेप लगाना पड़ेगा, वो हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब देखो कैस्केडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये मतलब ये कंबाइंड आरएससी साइकिल उसको बोल सकते हैं। जिस तरह से वेपर जिस जिस तरह से हमारा रैंकाइन वेपर साइकिल में हमने टॉप अप साइकिल पढ़ा था, उस तरह से ही है। यहाँ पर जैसे कि अमोनिया हो गया, नीचे CO2 हो गया, अमोनिया वाले साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट यहाँ इवापोरेटर में हीट ऑफ दिया है, हीट रिजेक्ट किया है, वो हीट जो है अब इसके CO2 वाले कंडेंसर में काम आ जाएगा। तो जैसे कि ये हमने साइकिल बनाया, हमने बोला कि ठीक है टेम्परेचर लिमिट T1 T2 T3 है, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से जा रहा है T2 में, और यहाँ से फिर से Q2 अमाउंट को हम T1 में भेज रहे हैं।
तो यहाँ से अगर वर्क वन दे रहे हैं, वर्क टू दे रहे हैं, तो COP1 हो जाएगा Q1/W1, ये लिखा हमने। और COP2 हो जाएगा Q2/W2, ये हमने लिखा, ठीक है। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर COP की हम बात करें, तो जो हमारा Q1 ये है, और इसी को हमें यहाँ तक लेके आना है। और हमने काम किया W1 W2, तो हमने W1 W2 लिख दिया, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है ये Q1 हो गया, वेरी नाइस। अब COP की अगर हम बात करें, तो COP क्या होगा ओवरऑल, तो COP हो जाएगा तुम्हारा COP1 क्या दिया हुआ है, ये COP1 इंटू ये COP1 और COP2, मतलब जो COP ओवरऑल है वो COP1 COP2 गुना में डिवाइडेड बाई 1 प्लस COP1 प्लस COP2। यहाँ याद रखना कि ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली Q1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, Q1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हमें माइंड करना है कि यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह ज़्यादा होता है और हमारे पास लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल है, वहाँ पे हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की अगर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँ, तो जैसे कि ये हमारा नॉर्मली क्या होता है कि ये एक्सपेंशन वाल्व होता है, कंडेंसर होता है, इवेपोरेटर होता है, और यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर लगा होता है। अभी क्या है, कंप्रेसर के बदले में ये पूरा ताम झाम हमने किया है, ताम झाम ये पूरा इतना लगा रखा है, ठीक है। तो इवापोरेटर के बाद जो है एब्जॉर्बर में जाएगा रेफ्रिजरेंट, फिर एब्जॉर्बर में जाने के बाद जनरेटर में जाएगा। जनरेटर में क्या होगा कि हमें हीट मिलेगा बाहर से, ठीक है, जैसे कि सनलाइट वगैरह हो गया, सोलर हो गया ना, तो हमें QG रिसीव होगा जनरेटर में, ठीक है। और फिर वहाँ से जो है हमारा वेपर के फॉर्म में जाते रहता है एनालाइजर। अब क्या करता है कि मॉइस्चर को नीचे गिराता है, अगर कुछ बच गया ट्रेस तो उसको रेक्टिफायर जो है छान देता है, ठीक है। फिर बाद में जनरेटर में भेज देता है। तो इस तरह से हमारा ये साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ठीक है। अब वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, मेनली ये जो पोर्शन है ESC के कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि COP जो लेस होता है BAS के लिए 0.3 से 0.5 तक होता है। लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम क्लोराइड कैन बी यूज व्हेन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल एयर कंडीशनिंग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा हो तो कंप्रेसर नहीं चलाएंगे, हम BAS का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता है, इसमें मतलब 3 रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, अमोनिया वाटर के साथ में हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं पार्शियल प्रेशर बनाने के लिए, अमोनिया के लिए, ठीक है। थर्मोसाइफन बबल पंप इसमें यूज होता है। इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोई भी पंप यूज नहीं होता है और फ्लो बाय ग्रेविटी के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस होता है। प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इसमें क्या होगा कि प्रेशर जो है आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रोफ्लक्स में इसको इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेंट जो है VAS है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी, तो न्यूमेरिकल जो होगा वो ये होगा कि कंडेंसर के साइड में जो प्योर एमोनिया का वेपर प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। कंडेंसर के साइड में जितना भी प्योर एमोनिया का वेपर प्रेशर है दैट इज द टोटल प्रेशर। और इवापोरेटर वाले में क्या होगा, इवापोरेटर का जो प्रेशर होगा वो एमोनिया का वेपर प्रेशर, प्योर एमोनिया का वेपर प्रेशर टोटल हो गया, और सिर्फ एमोनिया का वेपर प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। अब आइए इस वाले VAS में अगर हम मानते हैं कि कंडेंसर अपना हीट रिजेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं TO है, ठीक है। कंडेंसर ने अपना हीट रिजेक्ट किया TO पर, क्यू एब्जर्वर से भी हीट रिजेक्ट हुआ QAB, किस पे हुआ तो TO पर ही हुआ, ठीक है। एटमोस्फेयर टेम्परेचर हमने TO माना है। अब देखो जनरेटर में QG रिसीव हो रहा है और जनरेटर का टेम्परेचर मान लेते हैं TG है, क्या है TG टेम्परेचर है मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वर्क पंप मतलब एब्जॉर्वर से हम पंप कर रहे हैं जनरेटर तक, तो एक हमने पंप यूज किया हुआ है, वर्क इनपुट हो रहा है WP, ठीक है। इवापोरेटर में हीट जो है इवापोरेटर का हीट हम मान लेते हैं QE है। इवापोरेटर मतलब ठंडा हो जाता है तो सामान से क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हीट इनपुट हो गया, तो QE हमने लिखा है, इवापोरेटर के लिए लिखा है, ठीक है। कंडेंसर इजेक्ट हुआ, एब्जॉर्बर भी मतलब गर्म रहता है तो बाहर पानी भेज करके ठंडा करते हैं, तो Q बाहर निकल गया इसमें से, Q जनरेटर भी क्या होगा Q ले लेगा, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, तो T नोट टेम्परेचर पर हमारा एक कंडेंसर का हीट रिजेक्ट हो रहा है, ये वाला रिजेक्ट हो रहा है, और दूसरा जो है Q एब्जॉर्बर भी हो रहा है रिजेक्ट, तो QA भी हो रहा है। ये टेम्परेचर क्या है T नोट है, और हमें इवापोरेटर से QE एब्जॉर्ब किया है, TE टेम्परेचर है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो क्यू जनरेटर में QG रिसीव हुआ है और वर्क हमें WP मिला है, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा कि T नोट पे QC और QA दोनों है, और इवापोरेटर TE पर है टेम्परेचर, और QE इसके अंदर जा रहा है, WP इधर है और QG इधर है, ठीक है। तो COP जो हम निकालेंगे दैट विल बी बेसिकली COP हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो ये है ना, तो QE डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी कितना दे रहे हैं, WP दे रहे हैं और QG दे रहे हैं, हमने वो लिख लिया।
डब्ल्यू पी जो है ना क्यू जनरेटर के टर्म में बहुत कम होता है, तो इसको हम जीरो भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जीरो मान लेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा क्यू बटा क्यू जी आ जाएगा। अब इसमें अगर हम फर्स्ट ला थर्मोडायनेमिक सेकेंड ला थर्मोडायनेमिक लगाएंगे, तो फर्स्ट ला लगाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी बैलेंस करना पड़ेगा, इन इक्वल टू आउट होगा, तो यहाँ पर डब्ल्यू पी प्लस क्यू जी, ठीक है, प्लस क्यू ई। तो डब्ल्यू पी यहाँ लिखा हमने, क्यू जी लिखा, क्यू जी लिखा, क्यू ई को क्यू ई लिखा हमने, इक्वल टू क्या, क्यू सी प्लस क्यू ए, तो यही लिखा है, क्यू सी प्लस क्यू ए लिखा, इक्वेशन वन बन गया। ठीक है, अब डब्ल्यू पी को आप नेगलेक्ट करके जीरो मान सकते हो। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो, तो हीट गिवन टू द साइकिल विल बी प्लस एंड आउट ऑफ द साइकिल विल बी नेगेटिव, तो हमने क्यू ई को पॉजिटिव लिया है, क्यू जी को पॉजिटिव लिया है। तो क्यू ई किस टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर पर, केल्विन में टेम्परेचर। ठीक है, क्यू जी केल्विन में टी जी। अब क्यू सी और क्यू ए को अगर हम जोड़ लेंगे, क्यू सी और क्यू ए को अगर हम जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, क्यू सी प्लस क्यू ए बाई टी नोट पे हो रहा है ना रिजेक्ट। ठीक है, माइनस लगा देंगे तो जीरो हो गया, ये हमारा सेकेंड मतलब इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन लिख करके कुछ मिसिंग टर्म्स हमें मिल सकता है। और जो ओवरऑल इसमें आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम सीओपी कितना है, तो मैक्सिमम सीओपी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल के लिए होगा, टेम्परेचर लिखेंगे हम ई जी ओ, ईगोई, ई जी ओ ईगो हो गया, और फिर बाद में जी ओ ई गोई हो गया। तो हमें याद रखना है, ईगो याद रखना है, क्या याद रखना है, ई जी ओ याद रखना है। टेम्परेचर ई गुने टेम्परेचर जी माइनस टेम्परेचर ओ, बाद में फिर इस जी ओ और ई करना है, जी ओ ई करना है, याद रख हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो इस जो मैक्सिमम कम सी ओ पी है, दैट इज लेस देन इक्वल टू सी ओ पी ऑफ दी, आपका कार्म ये सीओपी हो गया आपका रेफ्रिजरेटर का, कार्नोट सीओपी इंटू कार्नोट आपका मतलब सीओपी रेफ्रिजरेंट वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का इंटू एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट हो जाएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट का सीओपी क्या होगा भाई, रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या हो गया, दैट विल बी टी इवापोरेटर डिवाइडेड बाई टी नोट माइनस टी, हमने सीओपी लिख लिया। गुने एफिशिएंसी भी करना पड़ेगा, एफिशिएंसी करेंगे तो एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, एक हायर टेम्परेचर होता है, एक लोअर टेम्परेचर होता है, तो हीट एडिशन हमारा किस पे हो रहा है, जनरेटर पे हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, क्यू जी वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस लोअर टेम्परेचर क्या हो रहा है, लोअर टेम्परेचर हमारा टी नोट हो रहा है, टी नोट बटा टी जी हो जाएगा। ठीक है, टी नोट बटा क्या हो जाएगा, टी जी हो जाएगा, टी नोट बटा क्या हो जाएगा, टी जी हो जाएगा। ठीक है, हम ये वाला याद कर लेंगे और ये ऐसे भी बना सकते हैं। अगर कभी कभी लिख के दे दे तो सी ओ पी रेफ्रिजरेंट गुने ये एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, तो हम गुना करके निकाल देंगे। सीओपी रेफ्रिजरेंट निकालना आसान है, दोबारा बताता हूँ कि भाई इवापोरेटर का टेम्परेचर बटा टी ओ माइनस टी, जनरेटर बोला है तो वन माइनस टी एटमोस्फेरिक और टी जी। ठीक है, वन माइनस टी टू बाई टी वन होता है ना, तो वही है, टी टू क्या हो गया, टी ओ हो गया, और टी जी क्या हो गया, टी वन हो गया। ठीक है, तो ये कर देंगे, गुना करके आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बेल रिवर्सिबल ब्रेटन साइकिल या फिर बेल कॉल्मन साइकिल। जिस तरह से गैस टरबाइन में पावर डेवलप होता है, इसी का रिवर्स है रिवर्सिबल ब्रेटन और बेल कॉल्मन साइकिल। यहाँ पे क्या होगा, वन से टू में कंप्रेसर का यूज करेंगे, इसको आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेंगे, पीवी के पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो है हमारा थ्री से फोर जो होगा टरबाइन लगा होगा, और फोर से वन में हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये हमारा कंडेंसर, ये क्या है, कंडेंसर है, ठंडा करेंगे यहाँ पर, ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो सीओपी हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटा वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, सीपी टी वन माइनस टी फोर, टी वन माइनस टी फोर। ठीक है, डिवाइडेड बाई वर्क ऑफ कंप्रेसर जो इनपुट दे रहे हैं, और कुछ टरबाइन हमें काम करके दे देगा, तो जो नेट देना पड़ेगा क्यू डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टू देना पड़ेगा। इंथैल्पी के टर्म में भी लिख सकते हैं, इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, एच वन से एच पर घटा देंगे ये वाला। ठीक है, डिवाइडेड बाई एनर्जी इंथैल्पी के टर्म में एच टू माइनस एच वन कंप्रेसर का काम आ गया, और एच थ्री माइनस एच फोर टर्बाइन का काम आ गया, दोनों घटा देंगे, एच टू माइनस एच वन माइनस एच थ्री माइनस एच फोर कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि भाई कंप्रेसर का वर्क सीपी रिलेटिव, डब्ल्यू टी मतलब कि टरबाइन का वर्क सीपी रिलेटिव। ठीक है, अब देखो सीओपी जो है आइडियल केस में, मतलब कि आइडियल ब्रेटन साइकिल बेल कॉल्मन साइकिल में जो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी, सॉरी सीओपी का फॉर्मूला आएगा वन बाई पी टू बाई पी वन के पावर गामा माइनस वन बाई गामा। पी टू बाई पी वन को तो हम आर पी लिख सकते हैं, और एक्स का मतलब क्या हमने शॉर्टकट में माना है, एक्स का मतलब माना है गामा माइनस वन बाई गामा, तो उतना ना लिख करके सिंपली एक्स मैंने लिखा है यहाँ पर है, और पूरे में से एक घटाया है। ठीक है,
अब देखो, यहाँ से यहाँ वाले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस वन गामा लिखेंगे। यहाँ भी लिखेंगे T3/T4 इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस वन गामा लिखेंगे। मतलब ये जो टर्म है जो यहाँ पर हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू T2/T1 ऑल्सो इक्वल टू T3/T4। इसी के लिए हमने ये इसको ऐसे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब वैलिड है ये दोनों, तो जब पीवी के पावर एन दोनों में एन वन एन टू दोनों बराबर है तब। आइए हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट का। बेसिकली रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट मतलब वो थर्मोडाइनमिक फ्लूइड है जो आपका आरएसी के साइकिल में मूव कर रहा है, ठीक है, जो हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। तो ये रेफ्रिजरेंट दो तरह, मतलब कुछ रेफ्रिजरेंट जो है सेचुरेटेड होगा, कुछ अनसेचुरेटेड होगा। इनऑर्गेनिक भी होता है और एजियोट्रॉप्स भी होता है। सेचुरेटेड का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, जैसे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, और ठीक है। तो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है और 4 एटम ले सकता है, ठीक है। ये कार्बन भी 4 एटम ले लेगा। अब कभी-कभी क्या होगा कि इसके बीच में अगर मान लो सिंगल ही बॉन्ड है, तो अगर हर जगह पर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ-यहाँ एटम लगा दिए, तो ये सैचुरेटेड है, मतलब पूरा पेट भर के खाना खा लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा एटम ये होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक एटम बॉन्ड हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पर है, इस कार्बन के पास ये हट जाएगा, तो यानी 1 2 3 4 बॉन्ड है। लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये अनसैचुरेटेड है, इसको मतलब इसका पेट अभी नहीं भरा है, इसको तोड़ करके भी ये जुड़ा रह सकता है, और एक ये ले लेगा एटम और एक ये ले लेगा एटम, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री बताया आपको, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सैचुरेटेड वाले में क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड वाले में हो जाएगा आपका, जैसे अल्केन हम लिखते हैं ना, C2N+2 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 2 टाइम N होगा, ठीक है। तो अब हमें नोटेशन देना है, तो हम क्या करेंगे कि CH F और Cl, ठीक है। CH F और Cl कर देंगे, मतलब पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। क्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, इसी के लिए इसको बैन भी किया हुआ है। तो जो बैन किया हुआ है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, Cl को हमने लास्ट में लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंबल दे देंगे, हम भाई दे देंगे A B C D कुछ भी दे दो, या फिर MNPQ दे दो, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई सी का नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 2n+2 होगा, तो 2n+2, और सी ही सभी चीज़ को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो यानी कि बी सी और डी एडिशन विल बी इक्वल टू 2a+2, ठीक है। यहाँ की बात करें तो सी, यहाँ की बात करें तो एम यहाँ लिखा है, तो 2m+2 विल बी इक्वल टू n+p+q, n+p+q, ठीक है। n+p+q हो गया। अब यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये अनसेचुरेटेड है, तो यहाँ पर 2n होगा, तो m की जगह पर 2m आ जाएगा, और बाकी Np+q हो जाएगा, Npq+ में हो गया, ठीक है। देखो, अगर हमें MnPq मिल गया, ठीक है, MnPq मिल गया, तो हम सेचुरेटेड केस में कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, आर के टर्म में, और इसमें कैसे लिखेंगे। तो देखो, पहले ये लिखना सीखो, एम में से 1 घटाओ, फिर एन में 1 जोड़ो और पी लिखो, ठीक है। MnP है ना, आगे के 3 टर्म यूज में आएगा, एम में से एक, इसमें से एक एम कम करेंगे, एक कम किया तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, ठीक है। और एक एक जीरो हो गया, तो पी में कुछ नहीं करना है, पी के पी लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है एम, अगर ये लिख लिए तो इसके बाद ये लिखने के लिए इसमें अगर ऐड 1 यहाँ ऐड कर देंगे, तो देखो ये सेम बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया ना। तो हमने इसको याद कर लिया है, ठीक है। ये लिखना हम सीख गए, चलो आगे चलते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, 700 का सीरीज होगा, 700 में मोलिकुलर वेट को ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि 744 है, मतलब 700+44 है, 44 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ये CO2 का हो गया, एयर के लिए 729 हो गया, 718 है, मतलब वाटर हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। 764 है तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि रेफ्रिजरेंट, दो या दो से अधिक रेफ्रिजरेंट को मिक्स करते हैं, तो दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट प्योर एजोट्रोप उसको बोलेंगे। ये 500 के सीरीज में होगा, ये 500 में कुछ रैंडम नंबर हम ऐड करेंगे, जैसे कि तो उसको एजोट्रोप बोलेंगे, ठीक है। कदम खत्म कहानी करो। एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। देखो, कहीं पर भी ए लिखा हो तो सिमेट्रिकल समझ आना, बी लिखा हो तो अनसिमेट्रिकल समझ आना। कभी भी ए और बी ग्रेड कोई बच्चा लेके आता है, तो ए वाला अच्छा ग्रेड माना जाता है, बी वाला खराब। तो ए अच्छा मतलब सिमेट्रिकल, अच्छा नहीं मतलब अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ए से अच्छा याद रखना सिमेट्रिकल हो गया, बी से अनसिमेट्रिकल हो गया। कभी कभी मान लो कि ये हमें लिखा हुआ है R20, इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, इसके करवाना नहीं है। देखो, आर के टर्म में या तो 3 नंबर होगा या तो 4 नंबर होगा, तो ये दो ही लिख के दिया है ना, तो हम इसको 3 सपोज करेंगे, 3 सपोज करेंगे तो आगे जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा जिसको हम R022 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इसको RM-1 N+1 P के टर्म में लिखना है, तो वहाँ से कंपेयर करेंगे तो M-1 बराबर जीरो हो गया,
और n+1 = 2 हो गया और p = 2 हो गया, फिर MnP मिल गया तो हमें केमिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे इसको अरेंज कर देंगे, CmHnFpCl कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक है। रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर ये हमारा रेफ्रिजरेंट ट्यूब है, इसमें हमारा रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो रेफ्रिजरेंट बाहर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लीकेज ही तो हुआ, आपको रेफ्रिजरेंट भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट अगर बाहर से कुछ अंदर चला गया, मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर अगर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कुछ चला जाएगा, तो मान लो कि ये जो प्रेशर मेंटेन्ड है वो इस तरह से है कि होना चाहिए ताकि कि एयर जो है अंदर ना जाए, बिकॉज एयर एयर अंदर गया तो वाटर वेपर क्रिएट हो जाएगा, चोक हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। देयरफॉर इवापोरेटर का जो प्रेशर है दैट शुड बी स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेयर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो ऑफ एयर इज नॉट पॉसिबल। हटाओ इसको। एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो जो जो हमारा लो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट है दे आर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो लो एनबीपी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है, और हाई एनबीपी होगा वो लो हो जाएगा, यानी कि वाइस वर्सा, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं, ये जो हम साइकिल ऐसे बनाते हैं, डोम बनाते हैं, तो ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वाटर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, कॉमनली यूज भी करते हैं वाटर को हम, ठीक है। लेकिन देखो इसका क्या प्रॉपर्टी है, टीसी अगर कम होगा ना तो एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, सीओपी भी कम हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। और वर्क इनपुट आपका जो है सेम कूलिंग लाने के लिए बढ़ जाएगा, और मास फ्लो रेट भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर इंडिया में जितना रहता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और इथिन का जो टीसी है बहुत कम है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये देखो, टीसी शुड बी मच एबव द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर पे ऑपरेट करना चाहते हो उससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एमोनिया और एचएफजी है, एचएफजी मतलब देखो इवापोरेटर में क्या होता है, लेटेंट हीट यूज होता है ना, तो एचएफजी जो है ना रेफ्रिजरेंट का ज़्यादा होना चाहिए, एमोनिया का हाईएस्ट है, जो कि अच्छा चीज़ है, ठीक है। देखो रेफ्रिजरेंट का सीपी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए, तो लिक्विड वाले के लिए इट शुड बी लेस, लिक्विड वाले के लिए इट शुड बी लेस, एंड सीपी गैस इट शुड बी मोर, सीपी गैस क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर होना चाहिए, सीपी गैस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। एमोनिया का जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा, कंप्रेसर के बाहर का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो हम पानी से ठंडा करना पड़ता है हमें इसको, ठीक है। R11 और R113 ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इनलेट पर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा कंप्रेसर में, तो वर्क इनपुट ज़्यादा हो जाएगा ना, इसी के लिए इसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। देखो वाटर जो है गुड रेफ्रिजरेंट है, लेकिन इसका सबसे बड़ी खामी इसमें क्या है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वो ज़्यादा ही है ना, क्योंकि अगर कूलिंग मान लो -10 डिग्री करना है तो फिर ये इसको यूज नहीं कर पाओगे, कि वी कैन नॉट यूज इट फॉर द सब कूलिंग टेम्परेचर, ठीक है। अमोनिया की बात करते हैं, बहुत इसका अच्छा प्रॉपर्टी है, एचएफजी ज़्यादा है, वेरी गुड, हाई कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर है, तो ठीक है, अच्छी है, कोई बात नहीं है। सीओपी इसका घटता है रेटिंग करेंगे तो, ठीक है। और लेकिन इसका मेन क्या है कि ये टॉक्सिक है और फ्लेमेबल है, आग वाग जल्दी लग जाता है, इसलिए इसको डोमेस्टिक में यूज नहीं करते हैं। जहरीला भी है, टॉक्सिक मैंने बोला। रिएक्ट्स विद द कॉपर, ये जो अमोनिया जो है ना रेफ्रिजरेंट जो है, कॉपर के मटेरियल अगर होगा आपका कोई इक्विपमेंट तो उससे रिएक्शन कर लेगा, तो इसी के लिए अगर अमोनिया आपका रेफ्रिजरेंट है तो हमें फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, रॉड आयरन और स्टील यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम्प्लीटली इमिसिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया कभी आपस में मिलते नहीं है, जो कि अच्छा चीज़ है। लीव ऑयल की अगर हम बात करें आते हैं, जो कंप्रेसर हमारा है, कंप्रेसर के अंदर लुब्रिकेशन के लिए हम लीव ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। अब ये लीव ऑयल जो है और कंप्रेसर के अंदर से जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है तो हो सकता है दोनों मिक्स हो जाए, मिक्सिंग हो सकता है कि कम्प्लीटली मिसिबल है, या हो सकता है कम्प्लीटली इमिसिबल है, या पार्शली मतलब मिसिबल है। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों एकदम बिल्कुल मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली मिक्सिबल है, तो ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर से जो लीव ऑयल निकल रहा था, ये दोनों मिक्स हो जाएगा रेफ्रिजरेंट के साथ, और फिर कंप्रेसर में ही आ जाएगा वापस घूम फिर करके, तो लुब्रिकेशन भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कंप्लीटली इमिसिबल है तो भी कोई बात नहीं है, जैसे ही रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेसर से बाहर निकलेगा, उससे हम पास करवा देंगे ऑयल सेपरेटर से, ठीक है। तो जो भी ऑयल वो लेकर के गया होगा साथ में रेफ्रिजरेंट, वो ऑयल सेपरेटर में निकल गया, उसको दोबारा से हम कंप्रेसर में डाल देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं किया। पार्शियली होगा, ये दिक्कत करता है ना, तो इससे ऑयल सेपरेटर पूरी तरह से सेपरेट करता है,
ना ही ये इवापोरेटर में वेपोराइज होता है ढंग से, ठीक है। मतलब ल्यूब ऑयल कंप्रेसर में दोबारा कम आएगा, ठीक है, मतलब लुब्रिकेशन कम हो जाएगा। अब इसीलिए हमें सिंथेटिक ल्यूब ऑयल यूज करना पड़ेगा, दैट इज द कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एज अ लुब्रिकेंट। वेरी नाइस। आइए हम कुछ, अगर हमारे रेफ्रिजरेटर में लीकेज हो रहा है तो कैसे जांचेंगे हम। तो एक होता है सल्फर का स्टिक। सल्फर का जो स्टिक है इसको रिबन भी बोलते हैं। तो सल्फर अगर यूज करेंगे तो वो एमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए होगा। इसका वाइस वर्सा, अगर हम एमोनिया का यूज करते हैं तो उसको एमोनिया स्वैब टेस्ट बोलते हैं, वो जो है सल्फर डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट लीकेज का पता लगाता है हमें। इस दोनों केस में क्या होगा कि वाइट फ्यूम्स बन करके आएगा अमोनियम सल्फाइड का, ठीक है। हेलाइट टॉर्च की अगर बात करें तो हेलाइट टेस्ट जो है फ्रियोन के लिए होता है, ठीक है। फ्रियोन के लिए होता है, किसके लिए होता है, फ्रियोन क्या होता है, फ्रियोन का मतलब होता है R12, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि डाइफ्लोरोमीथेन फ्रियोन इसका कमर्शियल नेम है, ठीक है। अब देखो फ्री, अब ये हो गया। सोप बबल का यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन लीकेज के लिए। जो हाइड्रोकार्बन है, मीथेन इथेन वगैरह, उसमें सोप बबल का यूज करेंगे। और एलपीजी जो घर में गैस रहता है उसमें इथाइल मर्सेप्टेन का यूज करेंगे, ठीक है। मीथेन जब बर्न होता है ना तो वहाँ पर क्या होगा, अगर फ्रियोन होगा तो जो आपका ब्लू गैस है डेट विल टर्न इनटू ग्रीन, ठीक है। आइए हम बात करते हैं फ्रियोन का। फ्रियोन मैंने बताया आपका कि R12 है, CFC को बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम कुछ रेफ्रिजरेंट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेंट का क्या क्या काम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो R12 फ्रियोन जो है ये डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, पहले होता था, पास्ट में होता था, ठीक है। R134A अभी की दुनिया में यूज होता है। इसका OTP यानी कि ODP यानी कि ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है। R22 जो है विंडोज एसी में हम लोग यूज करते हैं घर में। R11 यानी R11 सेंट्रल एसी, जो कि रेस्टोरेंट वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, हॉल वगैरह में लगा होता है, उसमें R11 यूज करते हैं। और एमोनिया इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, मिल्क चिलिंग, आइसक्रीम मेकिंग, इटीसी, है ना। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, रेफ्रिजरेशन, है ना। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता है, ठीक है। वी यूज एमोनिया बिकॉज ऑफ द सोलिबिलिटी इन द वाटर, ओके। और यहाँ देखो डाल्टन सलाह की बात करते हैं। डाल्टन, मान लो कि आपका कुछ मिक्सर है, मिक्सर वन का प्रेशर P1, मिक्सर टू का प्रेशर P2। तो जो पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 है दैट विल गिव द टोटल प्रेशर। सिमिलरली मोल के लिए होगा, सिमिलरली वॉल्यूम के लिए होगा, सिमिलरली मोल के लिए होगा, ठीक है। तो डाल्टन बोलता है प्रेशर और मोल के बारे में, एमागाट लॉ बोलता है वॉल्यूम के बारे में। और P1 बाई टोटल P, V1 बाई V, N1 बाई V, ये जो है इक्विवेलेंट है डाल्टन और एमागाट लॉ का, ठीक है। गिब्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी एनर्जी होगा, हर कंपोनेंट का सम का एनर्जी, टोटल एनर्जी होगा, मतलब मास इंटू एंथैल्पी टोटल विल बी इक्वल टू M1H1 प्लस M2H2। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट का टर्म एच की वैल्यू क्या होता है, CP होता है। तो वही अगर T मान लो सेम टेम्परेचर पे है तो फिर क्या होगा, M इंटू सी इक्वल टू M1C1 प्लस M2C2 हो गया, सीधे स्पेसिफिक कैपेसिटी, दैट्स इट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारा नाम क्या था टॉपिक का, एयर कंडीशनिंग, RAC, है ना। तो देखो अब एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, एयर का करेंगे ट्रीटमेंट। एयर जो आपको दिखता है, एयर जो आप हमेशा जिसमें रहते हैं, तो एयर जो है, एयर में कुछ एक ड्राई कंपोनेंट हो, ड्राई एयर का कंपोनेंट होगा, दूसरा होगा वाटर वेपर। जो वाटर है, जो यहाँ यानी कि जो पानी है, पानी जो है वेपराइज हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टेट में एयर में मिक्स होकर रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेपर, ठीक है। तो जो टोटल मास होगा मोइस्ट एयर का उसको हम M लिख रहे हैं। और ड्राई एयर मतलब MA, वेपर मतलब MB। तो यानी टोटल प्रेशर भी होगा एयर का और वेपर का होगा, ठीक है। PV इक्वल टू MRT होता है, ठीक है। PV इक्वल टू MRT होगा, ये PV इक्वल टू MRT अगर हम एयर के लिए लिखेंगे तो एयर के लिए लिखेंगे तो PAVMARAT हो जाएगा। और वेपर के लिए लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये R वेपर और R एयर जो है, चूंकि हम PV इक्वल टू MRT यूज कर रहे हैं, एम अगर यूज करते हैं तो R जो होता है ऑटोमेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्सेंट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास होता है, मोलिकुलर वेट होता है। तो एयर के लिए मोलिकुलर वेट 29 ले लेंगे, नाइट्रोजन समझते हुए। और जो वेपर है यानी पानी समझते हुए, इसका मोलिकुलर वेट 18 ले लेंगे, ठीक है। और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 8.314 है। फिर ये पुट पार्ट करेंगे तो हमारा ये जो भी क्वेश्चन निकल निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए PV इक्वल टू MRT में अगर मास को ये भी को इधर फेंक देंगे तो M/B हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी जो हम एयर का और उस सबका निकाल सकते हैं, PA/RT निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब होता है क्या, देखो हमने क्या बोला कि मोस्ट एयर में ड्राई एयर और वाटर वेपर होता है, लेकिन ये किस रेशियो में होता है, तो वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रेशियो में होता है।
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं और ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी ह्यूमिडिटी दे समझ आना है, वो डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है, एक्सेप्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसका सिंबल फाइव होता है, ठीक है। और एक और टर्म होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम डब्ल्यू की बात करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। मास ऑफ द वेपर बटा मास ऑफ द एयर होगा। यहाँ से मास ऑफ द वेपर निकालो, यहाँ से मास ऑफ द एयर निकालो, दोनों को डिवाइड करो, तो पुट पार्ट करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा 0.622। याद रहे 0.62 है और फिर दोबारा 2 है, कंफ्यूजन में सिक्स सिक्स मत लिख देना, 622 है, यानी कि 62.2%, ठीक है। तो 0.622 भी था ना, इसलिए हमने पीबी लिखा है। मास ऑफ एयर है, मास ऑफ एयर क्या हो गया, मास ऑफ एयर का मतलब हो गया टोटल में से मास ऑफ वेपर घटाया है, तो वही हमने लिखा है। प्रेशर के टर्म में क्या हो गया, टोटल प्रेशर माइनस पीबी लिखा है, ठीक है। तो पीबी डिवाइडेड बाई पी माइनस पीबी लिखा है, 0.622 कर दिया, ठीक है। अब देखो पी माइनस पीबी को प्रेशर ऑफ द एयर भी लिख सकते हैं, सिंपल बात है, एम ए को पी ए लिखा है, ठीक है। ये 0.622 कैसे आया भाई, तो ये कैसे आया, तो देखो ये 18 है ना हमारा स्पेसिफिक, आरबी जब निकाल रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कॉन्सेंट, यहाँ 18 था या 29 था, तो वही 18/29 है, ठीक है। हटाओ ये फॉर्मूला देखने के बाद क्या लगता है कि ये जो डब्ल्यू है टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड कर रहा है, पीवी का फंक्शन है। पी क्या है, पी तो हमारा टोटल प्रेशर है, जो कि हम 1 एटमोस्फेयर मतलब कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ पीवी ओनली, ठीक है। आइए बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है भाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सिंबल देते हैं फाई। इसका मतलब होता है कि आपका वेपर प्रेशर कितना है और सेचुरेशन कंडीशन में क्या रहेगा वेपर का प्रेशर, उसका रेशियो, या फिर मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वेपर एट द सैचुरेशन कंडीशन। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा उसको बोलेंगे डीपीटी, ठीक है। ये जो लाइन खींचे हैं ओरिजेंटल, ठीक है, ये डीपीटी हो गया। अब इससे अगर नीचे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये वाला प्रेशर पीबी है। अब लेकिन इसी पे जो सैचुरेशन होगा, मतलब सैचुरेशन वाला पॉइंट जो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग सीधा यहाँ आएंगे और इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जो प्रेशर है, जो ये प्रेशर है, इसको बोलते हैं पीबीएस। तो पीबी बटा पीबीएस को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। और जो गिवन कंडीशन से सीधा तानेंगे तो डीपीटी, और इसको हम नीचे लेकर के आएंगे फिर ऐसे लेके जाएंगे तो इसको बोलते हैं डीपीटी। पहले वाला क्या था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये क्या है, डीपीटी है, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ठीक है। देखो रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा कंप्रेसर वगैरह में जाता है, कंप्रेशन वगैरह होगा, कुछ प्रोसेस भी होगा, थर्मोडायनेमिक भी लगेगा। तो मान लो हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, पी वी कॉन्स्टेंट, तो वही है पी इंटू वी, यानी पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। अब देखो वेपर की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेपर, पानी के लिए हमने यूज किया है, तो वेपर हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। सिमिलरली फाई क्या है, फाई मतलब ये क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा ना, वो अगर हमारा सेचुरेशन कंडीशन सेम है, अगर PVS is same along the temp at a constant temperature, ठीक है। तो फाइव वन इक्वल टू फाइव टू, यानी कि फाइव वन इक्वल टू पीवी वन बाई पीवीएस, और पीवी टू बटा पीवीएस को फाइव टू बोलेंगे। अब ये बोल रहा है कि ये जो सेचुरेशन प्रेशर है ये दोनों सेम होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आइए ड्यूरिंग द कंप्रेशन व्हेन द टेम्परेचर विल चेंज वी विल यूज द फॉर्मूला टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि PT1 बाई PT2 इक्वल टू PV1 बाई PV2, दैट्स इट। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सैचुरेशन कंडीशन में, मतलब ऐसा कंडीशन जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो डब्ल्यू बटा डब्ल्यू एस, यानी कि डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है 0.622 पी वी बाई पी माइनस पी बी, यहाँ पर हो जाएगा 0.622 पी एस, पी ये भी पी भी है, और ये हमारा हो गया पी भी एस हो गया, ठीक है। तो देखो ये कट गया, बाकी जो हमारा आंसर आएगा वो पी भी और ये पी बी एस रहेगा, तो ये फाइव बन गया, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बन गया, मतलब जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन म्यू है, दैट इज समथिंग वेयर देयर इज द फाई आल्सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आल्सो, मतलब फाई और मतलब इसको आप कॉन्सेप्चुअली सेम मान सकते हो, दोनों सेम चीज़ ही रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये रिप्रेजेंट करता है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। पानी कितना एब्जॉर्ब करने का इसका कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, मोइस्ट एयर का इंथैल्पी कैसे होगा। देखो मोइस्ट एयर में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एयर होगा प्लस वेपर होगा, तो एयर का एनर्जी एम ए इंटू एच ए, और वेपर का एम बी इंटू एच बी, जो टोटल एनर्जी होगा मोइस्ट एयर का वो आ जाएगा, एनएलपी आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एच इक्वल टू सी पी टी होता है, तो हमने एयर के लिए सी पी ए टी लिख दिया। और एच जो है वेपर का क्या होगा, यानी कि पानी का क्या होगा। देखो, हवा के अंदर जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, वो गैस स्टेट में है, मतलब कि उसका वेपराइजेशन हो रखा है, ठीक है। तो यानी कि मान लेते हैं कि ये वाला स्टेट सुपरेटेड स्टेट में वेपर है, पानी हमारा है, तो 2500 प्लस सीपीटी होगा ना। तो वही लिखा है हमने, इसका जो इंथैल्पी होगा दैट इज मास ऑफ द वेपर टाइम 2500 प्लस ये सीपीटी। तो इसका सीपी वेपर वाटर के लिए कितना होता है, 1.88 होता है। 4.2 वाटर के लिए मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद किया हुआ है, वो लिक्विड रीजन में है। और इधर गैस रीजन में कितना होगा, 1.88 टी होगा, याद रहे, ठीक है। और 2500 इसका एंथैल्पी है, तो वही हो गया, ठीक है। एच बी ये निकल के आ गया। अब देखो, यहाँ पर एयर है मास का, यहाँ पर वेपर का मास है, हम क्या करेंगे, दोनों में से एयर ऑफ मास कॉमन लेंगे। तो कैपिटल ए जो है मोस्ट एयर का एंथैल्पी बटा ड्राई एयर का मास आ गया, ठीक है। यहाँ से एम ए कॉमन था, चला गया, तो बच गया क्या, सीपीटी। सीपीटी बचा, मतलब सीपी ऑफ द एयर कितना होता है, 1.005 टी टी होता है। और मास ऑफ द वेपर, यहाँ पर एयर तो था नहीं, हमने कॉमन ले रखा है, तो डिवाइडर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ द वेपर बटा मास ऑफ द एयर क्या होता है, स्पेसिफिक यूनिटी होती है, ठीक है। और ठीक है, डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो टर्म आया एच बटा एम ए आया ना, तो एच बटा एम ए क्या है, टोटल मोइस्ट एयर इंथैल्पी पर के जी एफ ड्राई एयर। एग्जाम में ना जनरली जो मोइस्ट एयर का एनर्जी दिया होगा वो ऐसे दिया होगा कि किलो जूल पर के जी ऑफ ड्राई एयर दिया होगा, ठीक है। अब देखो, मास, टोटल मास जो है मास ऑफ द एयर प्लस मास ऑफ द वेपर है। और मास ऑफ द वेपर को हम क्या ले सकते हैं, देखो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द एयर होता है, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ द वेपर क्या निकल के आया, एम ए इंटू डब्ल्यू निकल के आया। तो एम बी की जगह पर एम ए इंटू डब्ल्यू लिखा हमने। अब यहाँ से एम ए कॉमन ले लेंगे, यानी 1 + डब्ल्यू हो गया, ठीक है। दैट्स इट। कभी भी कंप्रेसर आए तो इनलेट आउटलेट कंडीशन का पीटी और पीबी हमें ढूंढना है, और पीटी बाई पी वन इक्वल टू पी बाई पी टू करना है। न्यूमेरिकल कीजिए, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कंप्रेसर है, इस तरह से कुछ कुछ दिया रहेगा, तो हमें क्या करना है, पीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी के टर्म में याद रखना है दिमाग में। देखो, साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो देखो, ये इस तरह से हमने बना रखा है, ठीक है। और ये इस तरह से, ये जो लाइन्स बना हुआ है, ये क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन है। किसका लाइन है, सॉरी, हाँ, यह इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। फाई का लाइन है, ये क्या है, फाई का लाइन है। फाई यहाँ पर 100% रहता है, और यहाँ पे कम होगा, मान लो 80%, 60%, 50, ऐसे कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब देखो, इससे ना जो वर्टिकल लाइन आएगा दैट विल बी द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और जो हॉरिजॉन्टल चला जाएगा दैट विल बी द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एज वेल एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल बनेगा। और ये जो इस तरह से था, ये क्या था, ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी था, ये हमारा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। तो ये जो, इसको सैचुरेशन वाला लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और इंथैल्पी जो है ना ऐसे बनेगा स्लैंट, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन वाला लाइन जो होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो एच और डब्ल्यू भी ऐसे बनेगा। डब्ल्यू मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी ऐसे ही बनेगा। देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है, मान लो कि तुम एक थर्मोमीटर लेकर के आओगे, इसमें इसका एक बल्ब होगा, इस बल्ब को बिना कुछ किए ऐसे रहने दो, और हम एयर का टेम्परेचर जो मेजर करोगे वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब यहाँ पर वेट कॉटन ला करके यहाँ पर रैप कर दो, और इसको थोड़ा सा क्या करो, सीलिंग करो, मतलब घुमाओ। घुमाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो कॉटन में एयर का जो पार्टिकल्स वो ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग में कम है। तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाएगा, मतलब कि ये अपना हीट को लूज करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये, अब जो बल्ब टेम्परेचर मेजर कर रहा है दैट इज लोअर देन दी डी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीप, इसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, जो ऐसे हमने नापा है, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि भाई ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऐसे वर्टिकल लाइन बनेगा, और हमारा ये दिखा रखा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा स्लोपी होगा देन एच से, और एच और डब्ल्यू पी टी यही वाला लाइन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला था कि भाई जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है डब्ल्यू दैट इज द फंक्शन ऑफ पी बी ओनली, और उसे बताओ। अब देखो, साइकोमेट्रिक चार्ट में, साइकोमेट्रिक चार्ट में जो है, अब देखो क्या, देखो, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा, नीचे की ओर आएंगे तो डीह्यूमिडिफिकेशन होगा, इधर जाएंगे तो सेंसिबल हीटिंग, इधर जाएंगे तो सेंसिबल कूलिंग हो गया, ठीक है। सेंसिबल हीटिंग वगैरह कैसे होगा, तो हीटर से यूज होगा, हीटर से होगा, ठीक है। अब देखो, मान लो सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीटिंग करना पड़ेगा। तो ये लो हीटिंग हो रहा है,
सर्दी के मौसम में बारिश तो होता नहीं है, बारिश नहीं होता है तो मतलब कि हमारे एयर में वाटर वेपर कम है। तो वाटर वेपर कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि वाटर वेपर ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट बना वो क्या बना, ये बना ना, तो फिर यही हमारा हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है विंटर एयर कंडीशनिंग में, और हमारा ये हो जाएगा विंटर एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो देखो, समर की बात करते हैं। समर में क्या होगा कि ऑलरेडी बहुत बारिश पड़ता है, तो बारिश पड़ के जो है हमारा एयर के अंदर वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि धूप भी निकलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से वाटर वेपर कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ेगा। और चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें कूलिंग करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा रिजल्टेंट, ऐसे बनेगा। तो ये जो लाइन है ये क्या हो गया, समर एयर कंडीशनिंग हो गया, ठीक है। देखो, सैचुरेशन वाला जो कर्व होता है, 100% आरएच का जो लाइन होता है, ये जो लाइन जहाँ पे कट करेगा उसी को बोलते हैं एडीपी, यानी कि एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि कोयल का टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके उल्टा जो है ना, ये वाला एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखो, आइडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस, अगर ह्यूमिडिफिकेशन और सबकूलिंग चाहिए, मतलब मान लो कि डेजर्ट कूलर है, ठीक है। डेजर्ट डेजर्ट कूलर मतलब कि इवापोरेटिव कूलिंग। तो उसमें क्या होगा कि एच कांस्टेंट होगा और इस तरह से हमारा लाइन बनेगा, और ये जो 100% आर एच वाला लाइन को टच करेगा, इस पॉइंट को बोलेंगे थर्मोडाइनमिकली वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। डेजर्ट कूलर इसका एक एग्जाम्पल है, ये हमारा हो गया। अब देखो, दूसरा इसका नीचे बगल जब जाएगा, यानी कि हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन बोलेंगे, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि एच कांस्टेंट है। एडियाबेटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एल्यूमिनियम सिलिका जेल का केमिकल वगैरह होता है, ठीक है। ये डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग इस तरफ जाएगा, और समर एयर कंडीशनिंग इस तरफ जाएगा। केमिकल एडियाबेटिक डीह्यूमिडिफिकेशन, और ये हो गया आपका एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस या फिर डेजर्ट कूलर, ठीक है। देखो, पीवी जो है वेपर का प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर एग्जाम में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पीवी इक्वल टू पीवी डैक्स माइनस 1.8 टाइम प्रेशर टोटल प्रेशर, ब्रैकेट के अंदर टी माइनस टी डैक्स डिवाइडेड बाई 2700, ठीक है। ये एपी जॉन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए, अगर एग्जाम में दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में, कन्वेंशनल में, ठीक है। इससे मानते हैं कि हमारा ये टू से ये हमारा वन है और ये हमारा टू है। तो मान लो कि टू से वन में हमने हीटिंग किया, तो देखो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना ए, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको बोलेंगे एसएच सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। तो भाई देखो, टोटल हीट क्या हो गया, तो यहाँ का एंथैल्पी मतलब ये लाइन, टू का एंथैल्पी मतलब ये लाइन, तो यानी कि ये जो डिफरेंस है दैट इज द टोटल हीट। सेंसिबल हीट की बात करेंगे, सेंसिबल कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये और ये हो रहा है, तो ये वाला लाइन और ये वाला एंथैल्पी का लाइन, यानी कि इसके बीच में जो गैप बनेगा दैट विल बी दी सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट हमारा एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये वन और टू के बीच में है, तो यानी कि ये जो गैप है दैट इज द लेटेंट हीट। अब फैक्टर बोलेंगे सेंसिबल हीट फैक्टर, मतलब सेंसिबल हीट कितना है बटा टोटल हीट कितना है। लेटेंट हीट फैक्टर बोलेगा तो लेटेंट हीट कितना है बटा टोटल हीट कितना है, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होगा, वन होगा। वेरी गुड। बाईपास फैक्टर, बाईपास फैक्टर मतलब कितना बाईपास हो गया, जितना वैसे होना चाहिए था, ठीक है। उसका रेशियो क्या है, कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अभी हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं, तो T1 टेम्परेचर से हमें मान लेते हैं कि हीट करके TC तक लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो कोई लगाएंगे, हीटिंग कोई लगाएंगे, उसका टेम्परेचर मान लेते हैं TC है। तो मन में ये आता होगा कि हाँ भाई, ये T1 को हीट करना था, तो ये जितना कोयल का टेम्परेचर है वहाँ तक हीट हो जाएगा, है ना। आउटलेट जो होगा कोयल का वो हमारा बिल्कुल टीसी होगा, लेकिन वो नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ एयर जो है ना इसको टच ही नहीं करता है, वो बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब टेम्परेचर के टर्म में क्या हुआ कि T1 था, होना चाहिए था TC, लेकिन हुआ क्या, आउटलेट पर T2 ही मिला। तो कितना नहीं मिला, ये वाला गैप रह गया, ये वाला गैप क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो वही TC-T2, TC-T2, TC आगे क्यों लिखा, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वही है TC हायर माइनस T2 लोअर डिवाइडेड बाई टोटल गैप कितना है, टोटल TC-T1। तो ये क्या है, बाईपास फैक्टर है, ठीक है दोस्तों। चलिए, बाईपास फैक्टर है, बाईपास फैक्टर में बाईपास फैक्टर प्लस एफिशिएंसी ऑफ द कोयल इक्वल टू वन। तो बाईपास फैक्टर निकाल लो और वन में से घटा दो, तो एफिशिएंसी ऑफ कोयल निकल के आ गया। एफिशिएंसी ऑफ कोयल मतलब ये वाला गैप डिवाइडेड बाई ये वाला गैप, ठीक है। ये तो हीटिंग के लिए हो गया। कूलिंग के लिए अगर बात करें, मान लेते हैं कि वन से लेकर टू में हम आ रहे हैं तो वन से हमें क्या करना था, बिल्कुल यहाँ तक लेकर के आना था। कोयल का टेम्परेचर हमने ये किया, जिसको हमने बोला है ADP, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। लेकिन होगा क्या, इतना हम नहीं रीच कर पाएंगे, थोड़ा पहले ही रह जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, बाईपास हो गया। तो T2 माइनस TADP,
डिवाइडेड बाई T1 माइनस TADP। तो ये हमारा बाईपास फैक्टर हो गया। इंथैल्पी के टर्म में हम भी लिख सकते हैं, एच के टर्म में भी लिख सकते हैं, टी की जगह सिर्फ एच लिख दो, बाकी सब सेम लिखो, ठीक है। और ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू के टर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा बहुत सारा कोई लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि कोई लगा हुआ है, तो मान लो एक और कोई लगा है, एक और कोई लगा है, और सबका बाईपास फैक्टर इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स। तो भाई सभी का बाईपास फैक्टर अगर सभी कोयल का एक्स 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 है, तो अगर हमारे पास एन कोयल है तो टोटल बाईपास फैक्टर जो हो जाएगा, रिजल्टेंट बाईपास फैक्टर जो होगा, इफेक्टिव बाईपास फैक्टर जो होगा, दैट विल बी बाईपास फैक्टर के पावर एन, ठीक है। दैट्स इट। एक और कॉन्सेप्ट देखो, मान लो कि ये हमने डायग्राम बना रखा है, टी वजह से एस का बना रखा है, 1 से 2 कंप्रेसर हो गया, 2 से 3 यहाँ फिर आया, फिर यहाँ पे ऐसे किया हमने, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट जो है, इस मैंने पहले ही बता रखा है कि ये वाला पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट सपोज है, और हमें पता है कि 3 और 4 जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो H3 इक्वल टू H4 होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे एनर्जी मान लो जीरो है, तो जीरो से ये, यानी कि ये वाला जो हीट होगा और ये 4 से 4 होगा, ये दोनों एनर्जी इक्वल होगा, ठीक है। तो Q 4 से लेके 3, क्यूब 4 से लेके 4 दोनों इक्वल होगा। इधर क्या हो जाएगा, सीपी लिक्विड डेल्टा टी। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ का मान लेते हैं कि टर्निंग प्रेशर एक्स है, तो एक्स टाइम एच एफ जी होता है, ठीक है। वो वाला यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वही हमने लिखा है, क्या लिखा है, कहीं भी लिखा होगा, देखो यहाँ लिखा है एक्स फोर इंटू एच एफ जी, ठीक है। यानी 4 से लेकर 4 का हीट हो गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू एच थ्री फोर ये वाला। तो वो क्या है, CpLn T3 - T4, ये यहाँ से निकल के आ गया। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा इंट्रोपी है, दैट इज द सम ऑफ द इंट्रोपी फ्रॉम दिस। वही लिखा है क ख ग, ठीक है। अब क वाले में क्या होगा, सीपी लिक्विड इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, CpLn T2/T1 होता है ना। तो यहाँ पे लगा दो CpLn T2/T1, यहाँ पे लगा दोगे HFG/T कांस्टेंट है ना, यानी कि ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है। तो फिर इस वाले में लगा दो वेपर रीजन में CpLn T2/T1 लगा दो, वेपर का ले लेना CP, ठीक है। ये हमने बता रखा है। अब H3 इक्वल टू, अच्छा ये सब हटाओ। अब यहाँ पर देखो H1 माइनस H4 डैक्स। अब देखो ये H1 से लेके H4 डैक्स जो होगा, ये हमें H मान लो नहीं मिल रहा है, H नहीं मिल रहा है तो हमें रोना नहीं है। हमें पता है कि T डेल्टा S क्या होता है, T डेल्टा S भी तो Q होता है, Q इक्वल टू T डेल्टा S भी तो होता है, एंट्रोपी इक्वल टू Q/T पहले थे ना, तो वहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, H1 माइनस H4 डैक्स कितना हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू ये टेम्परेचर, ठीक है, इंटू डेल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एस कैसे निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जोड़ जाड़ के निकल जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखो वर्क कंप्रेसर का वर्क कैसे निकालते हैं हम, तो भाई ऐसे निकालते हैं, H2 निकालते हैं। मान लो ये सब नहीं दिया हुआ है तो क्या करोगे, रोगे क्या, नहीं रोना है क्या, क्या क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हीट एडिशन हुआ है, सपोज यहीं से हमारा साइकिल बन रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ जो हीट एडिशन हुआ है, दैट इज द क्यू एडिशन, और यहाँ से क्यू रिजेक्शन। तो Q1 माइनस Q2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ गया ना हमारा, वही है, ठीक है। H2 कर दिया, हमें ऐसे करके निकाल दिया, ठीक है। 2 से 3 का इंथैल्पी जो है, 2 से 3 का इंथैल्पी जो है, यहाँ से जोड़ प्लस ये जोड़, वही सब किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ो। चलो अब मिक्सर की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक इधर से मॉइस्चर आ रहा है, एक इधर से मॉइस्चर आ रहा है। तो कभी भी मॉइस्चर आ रहा होगा तो उसका इंथैल्पी जब देगा ना, तो वो इन किलो जूल पर किलो जूल ऑफ ड्राई एयर देगा, ठीक है। यानी कि इसमें मास ऑफ द एयर ड्राई एयर गुना करना पड़ेगा, इसमें मास ऑफ द एयर ड्राई एयर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देख, एक कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल इंथैल्पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो टोटल इंथैल्पी मोस्ट एयर का कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे मोस्ट एयर का इंथैल्पी दिया हुआ है पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो यहाँ से पर केजी ऑफ ड्राई एयर कैसे निकलेगा, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि मास टोटल विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एयर टाइम 1 प्लस डब्ल्यू पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ द एयर क्या निकल के आ गया, मास टोटल मास बटा 1 प्लस डब्ल्यू निकल के आ गया। तो वही लिखा है, मास ऑफ द एयर जो होगा ड्राई एयर का, दैट इज द मोइस्ट एयर का मास डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, ये तो फटाक से कर ही देना है। तो इस वाले पॉइंट के लिए करेंगे तो Ma1 निकल जाएगा, इस वाले पॉइंट के लिए करेंगे तो Ma2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ड्राई एयर का मास निकल के आ गया हमें, और हमें ये एच दिया हुआ है मोइस्ट एयर, ठीक है। मोइस्ट एयर के फॉर्मूला में जाओगे तो किलो जूल बटा क्या होगा, यहाँ पर ड्राई एयर का मास होगा, तो ये मास और ये ड्राई एयर का टोटल मास गुना कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया Ma1 एच एम मतलब मोस्ट एयर 1 प्लस Ma2 एच एम मोस्ट एयर 2 विल बी इक्वल टू 3 वाला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है कि मास ऑफ द वेपर भी तो कांस्टेंट है। अगर देखो इस सिस्टम में पानी और कहीं से तो आ नहीं रहा है, तो और कहीं से नहीं आ रहा है, तो यहाँ का जो वेपर, यहाँ का वेपर बराबर बाहर का वेपर, ठीक है। तो वही हो गया मास ऑफ एयर। मास ऑफ वेपर कैसे निकलेगा, तो भाई मास ऑफ एयर कैसे निकलेगा, हमें पता है कि W इक्वल टू मास ऑफ द वेपर बटा मास ऑफ द एयर होता है ना। तो यही हो गया मास ऑफ द वेपर इक्वल टू W इंटू एम ए हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हमने, W इंटू एम ए लिखा है, 1 का प्लस 2 का विल बी इक्वल टू Ma1 Ma2 W3 हो गया, ठीक है।
दूसरा क्या है कि एच भी तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है ना, तो एच कांस्टेंट कौन सा वाला है भाई, एयर के लिए भी तो एच कांस्टेंट होगा। तो देखो इंथैल्पी हमने एक टोटल इंथैल्पी कांस्टेंट किया और एक एयर का इंथैल्पी कांस्टेंट किया। एयर के इंथैल्पी कांस्टेंट करेंगे तो एमसीपीटी एयर के लिए, एमसीपी2 दूसरा वाला पॉइंट के लिए विल बी इक्वल टू टोटल, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, एनर्जी बैलेंस की बात कर रहे हैं कोयल के अंदर। कोयल के अंदर एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि एक हमारा कोयल है, यहाँ से एयर गया, यहाँ पे एयर निकला, ठीक है। तो एयर का मास तो हमने माना कि चलो सेम है, यहाँ से गया तो यहाँ से निकला, दोनों हवा जो है हमारा सेम है। लेकिन इंथैल्पी यहाँ पर हमने हीटिंग कोयल लगा रखा है, क्या लगा रखा है, हीटिंग कोयल। ये क्या करता है, गर्मी दे रहा है एयर को। तो एयर का एनर्जी, सॉरी या एनर्जी बढ़ा तो इंथैल्पी बढ़ गया। पहले H1 था, ठीक है, पहले वाला इक्वल टू दूसरा वाला प्लस क्या होगा बताओ, प्लस देखो यहाँ से जब एयर जा रहा है तो एयर जो है पानी के ऊपर से अपने पानी को भी गर्म करके वेपर बना कर अपने साथ ले गया, तो एम बी लेके गया, ठीक है। एम वाटर लेके गया, क्या लेके गया, एम वाटर लेके गया, तो वाटर हमने लिखा, और वाटर के पास इंथैल्पी होगा तो एच डब्ल्यू लिखा। प्लस हम इस सिस्टम में क्या है, हीट भी तो आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्यू हमने कोयल को हीट भी दिया है, ठीक है। तो ये बराबर, ये सब हमने लिखा, ठीक है। अब मास कितना पानी यहाँ से बाहर गया, तो दैट इज द मास ऑफ द कंडेंसेट। वो हमेशा आरएससी में ये यूज करना कि भाई वन वाले में कितना स्पेसिफिक यूनिटी है, दो वाले में कितना स्पेसिफिक यूनिटी है, उसका डिफरेंस इनटू मास ऑफ द एयर, ठीक है। क्योंकि अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो एम बी होगा बटा एम ए होगा, ये ना होता है डब्लू। तो हम डब्लू का डिफरेंस ले रहे हैं, ए से गुना करेंगे तभी तो एम बी आएगा, तो वही किया है, एम बी मतलब वाटर, तो वही हो गया डब्लू 1 माइनस डब्लू 2, ये वाला 1 ये वाला 2 घटा करके एम ए कर देंगे तो वाटर आ जाएगा। वाटर का जो एच डब्ल्यू के साथ गुना करेंगे तो पानी की एनर्जी आ गया, बटा यहाँ पर क्या एनर्जी है, तो ये एनर्जी है, प्लस क्यू। तो क्यू क्या है, तो हमने क्यू जो ऐड किया होगा वो दिया होगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, एडियाबेटिक मिक्सिंग। एडियाबेटिक मिक्सिंग की बात करें तो ड्राई एयर का मास यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से निकला, तो वही निकला, हमने मास ऑफ द एयर 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 बराबर किया, ठीक है। सिमिलरली वेपर का ही बराबर कर देंगे, ओके नो प्रॉब्लम। वेपर के मास लिखने के लिए मास ऑफ द एयर का टर्म लिखना पड़ता है, तो W1 इंटू एम ए 1 करेंगे, प्लस W2 इंटू एम ए 2 किए, एम ए 3 हो गया, ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब आइए देखो, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। न्यूमेरिकल में काम यूज करो इसको, ओके, नो नो इशू, नो इशू। एनर्जी बैलेंस, इफ एच इज इंथैल्पी पर केजी ऑफ द ड्राई एयर देन Ma1 H1 प्लस Ma2 H2 इक्वल टू Ma3 इंटू H3। ये कह रहा है कि अगर इंथैल्पी जो है पर केजी ड्राई एयर का दिया हुआ है, तो इस एक एयर के लिए दूसरा एयर के लिए बराबर तीसरा एयर के लिए होगा, वो हमने कर रखा है, ठीक है। शॉर्टकट यूज नहीं करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एयर चेंज पर आवर, एसी के अंदर एक टर्म होता है ACPH, एयर चेंज पर आवर। मतलब हमने जो एसी लगा रखा है वो फ्रेश एयर बाहर से एक घंटे में कितना लिया, वॉल्यूम ऑफ द एयर मीटर क्यूब में, ठीक है। और रूम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसको उसका जो एसी होगा दैट इज कॉल्ड द एयर चेंज पर आवर, ठीक है। अब 1 मिनट के अंदर कितना फ्रेश एयर अंदर आया घर रूम के अंदर, हमारा रूम का वॉल्यूम क्या है, उसको ले लेंगे तो उसको बोलेंगे एयर चेंज पर मिनट, ठीक है। एयर चेंज पर आवर और पर मिनट दो अलग अलग टर्म है बेसिकली एक ही, लेकिन एक आवर का 1 मिनट का है, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूब बटा मिनट, इसको बोल एग्जाम में ना सीएम में लिखा होगा, सीएम से कन्फ्यूज मत होना है। सीएमएम का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम का, ऐसा वॉल्यूम का यूनिट दिया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ आपको करवाना नहीं है, ठीक है। देखो ये हमारा एसी घर के घर में लगा हुआ एसी है, तो क्या होगा, एसी से हमने एसी में एसी से ठंडा हवा हुआ, ठंडा हवा जो है रूम के अंदर गया, रूम में बहुत लोग बैठे हुए हैं, टीवी भी चल रहा है, किचन उचन लगा हुआ है, हवा गर्म हुआ बाहर निकला, ठीक है। इस हम या तो इसको बाहर पूरा फेंक सकते हैं, या फिर इसमें से कुछ परसेंट एयर जो है उसको क्या करेंगे, रिसर्कुलेट कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, कुछ परसेंट बाहर से फ्रेश एयर ले लेंगे, दोनों को एक मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स कर लेंगे, फिर एसी के इनलेट भेज देंगे। तो एसी का एक ये इनलेट है और ये आउटलेट है, और ये रूम का इनलेट है और ये रूम का आउटलेट है। तो देखो जो एसी का इनलेट और आउटलेट को ज्वाइन करता है लाइन, उसको बोलते हैं ग्रैंड सेंसिबल हीट लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द एसी इनलेट आउटलेट इज कॉल्ड द ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। सिमिलरली रूम का इनलेट और आउटलेट, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द इनलेट आउटलेट ऑफ द रूम इज नोन एज द रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। तो रूम से रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, और ग्रैंड सेंसिबल बोलेगा तो एसी का हो गया, ठीक है। अब जब ड्रॉ करोगे, मान लो कि ये तुम्हारा ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है और ये तुम्हारा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है, तो ये तो जहां भी कटेगा, ये जो पॉइंट बनेगा दैट विल गिव यू दी सप्लाई कंडीशन ऑफ द रूम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है। बाकी ये जो जीरो है एग्जाम में दिया रहेगा कि ये फ्रेश एयर इतने पर है, ठीक है, और जो हमारा रिसर्कुलेटिंग एयर है वो इतने पर है, तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो फिर ये एक कंडीशन निकल के आएगा, ठीक है। फिर ये वाला हमारा ग्रैंड सेंसिबल हीट भी दिया रहेगा कि एसी के इन वाला ये हो गया, आउट वाला ये हो गया, तो लाइन ज्वाइन करेंगे, रूम का इन और आउट दे देगा,
इसको हम ज्वाइन करेंगे, जहाँ कटेगा फिर वो रूम में सप्लाई कनेक्शन हो जाएगा, ऐसे कुछ कुछ बनेगा, ठीक है। अब आते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग। जो विंटर का एयर कंडीशनिंग है, उसमें हम कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं कि भाई पहले प्री हीट कर देंगे। देखो, विंटर कंडीशनिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विंटर है तो हीट करना पड़ेगा, ह्यूमिडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। देखो, तो ये पहले क्या किया, प्री सेंसिबल किया, फिर एडियाबेटिकली इसको ह्यूमिडिफाई किया है, ठीक है, और फिर से बाद में रेटिंग किया है। तो अगर इस तरह से उल्टा जेट बना के काम कर रहा है, तो एक तरीका तो ये हो गया। मतलब उल्टा जेट कैसे बनेगा, पहले आपने प्री हीट किया, सेंसिबिलिटी किया, ये किया हमने। दूसरा हमने क्या किया, वाटर स्प्रे किया तो ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। फिर से बाद में वाटर ह्यूमिडिफिकेशन करने के बाद टेम्परेचर भी तो कम हो गया ना, दोबारा हीट किया हमने, दोबारा हीट किया तो क्या हो गया, रीट हो गया। तो ये तीनों प्रोसेस कंप्लीशन होगा। एक न्यूमेरिकल इस तरह का भी आएगा कि हमने सेंसिबल हीटिंग किया, डायबिटिक ड्यूटिफिकेशन किया, फिर हीटिंग किया विंटर एयर कंडीशनिंग में, ठीक है। तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इंथैल्पी वगैरह दिया रहेगा, आप निकालना है, ठीक है। That's it। दूसरा तरीका ये है कि देखो, ये क्या बेहुदा वाला बात है कि भाई प्री हीटिंग करो फिर बाद में पानी, ठंडा पानी स्प्रे कर रहे हो। डायरेक्ट तुम स्टीम स्प्रे करो ना, हो गया खत्म कहानी। डायरेक्ट स्प्री ये स्टीम स्प्रे किया हमने, फिर बाद में रीड कर दिया। तो यही दो तरीका वाइडली यूज होता है, ठीक है, वाइडली यूज है। तो अगर स्ट्रीम में स्प्रे करेंगे ना, तो ये दोनों लाइन जो है पहले ऐसे करके ऐसे जो जा रहा था, इसके जगह पर सिर्फ डॉट डॉट करके ऐसे बनाने का मतलब हाईली इरिवर्सिबल है, ठीक है। फिर आपका ये लाइन बन गया, ठीक है, दैट्स इट। ये दो तरीका है बस, ओके। इफेक्टिव टेम्परेचर एक टर्म है। इफेक्टिव टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड इन्वायरमेंट। सैचुरेटेड इन्वायरमेंट कहने का मतलब वो इन्वायरमेंट जिसमें वेपर मैक्सिमम मात्रा में ऑलरेडी है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वेपर नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड इन्वायरमेंट वेयर पीपल विल फील द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट एज इन द नॉर्मल इन्वायरमेंट। नॉर्मली जो खुले आसमान के अंदर कोई आदमी जिस तरह का सुकून महसूस करता है, उसी तरह का सुकून अगर उसको सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में महसूस करना है, तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव टेम्परेचर। तो एक हमारा सोसाइटी है, ASHARE बोलते हैं, यानी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। उस सोसाइटी के हिसाब से 99% ऑफ द पीपल फील कंफर्ट एट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज दिया हुआ है। और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50% से लेकर 60% के बीच में लोग को अच्छा लगता है। यानी कि देखो, ये 24 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये हमारा हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा कंफर्ट लेवल है 50%, ये हमारा 60% है। तो ये जो एरिया इंटरसेक्शन हुआ ना, यही हमारा कंफर्ट चार्ट बन के आ गया, ठीक है। ठीक है, देखो सर्दी के मौसम में हम लोग क्या होता है कि जैकेट वगैरह लगा के बैठे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हमें जो इफेक्टिव टेम्परेचर है दैट विल बी क्वाइट लोअर, मतलब 20 डिग्री पे है, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन मान लो समर है, समर में क्या हम खुद, हमारे बॉडी में भी कपड़े भी तो पतले पतले होते हैं ना, तो इसी के लिए हमें जो कंफर्ट फीलिंग होगा वो 20 की जगह 21 के आसपास पे होगा, ठीक है। तो समर में थोड़ा हायर होता है इफेक्टिव टेम्परेचर देन द विंटर, ये आपको दिमाग में रखना है। एयर वाशर, एयर वाशर का यूज़ कहाँ पर होता है, ऑल राउंड दी ईयर, मतलब पूरे साल में। अगर आपको कंडीशनिंग चाहिए, मतलब सर्दी में गर्मी चाहिए, गर्मी में सर्दी चाहिए, उस तरह का चाहिए, आपको एसी एयर वाशर लगाना पड़ेगा। बेसिकली इसका जो कोयल है ना, कोयल का टेम्परेचर ही मतलब ये जो वेट वाला टेम्परेचर है उससे कम नीचे करके कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, इवापोरेटिव कूलिंग हो गया, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है, आपको कुछ हीट देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर हमें टेम्परेचर ऑफ कोयल WPT मेंटेन करना है, मतलब आपको कोई कोयल नहीं चाहिए, ठीक है। और आपका अगर WBT से ज़्यादा रखना है, वेट बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा रखना है, तो आपको हीटिंग कोयल देना पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ द कोयल अगर आपको WBT से नीचे रखना है, तो आपको कूलिंग कोयल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हीटिंग कोयल देना है कि कूलिंग कोयल देना है, WBT टेम्परेचर के हिसाब से होता है। WBT से ऊपर टेम्परेचर है तो चाहिए होगा, और नीचे है तो फिर क्या होगा, कूलिंग कोयल चाहिए होगा, ठीक है, दैट्स इट। टेम्परेचर ऑफ द कोयल बन गया, हो गया। हीटिंग कोयल के बारे में अगर बात करें, वो हीटिंग होगा तो इंधन भी बढ़ेगा, कूलिंग होगा तो इंधन भी कम होगा। कोयल नहीं है तो कोई बात नहीं है, हीट हीट क्या होगा, कंसर्न हो जाएगा। देखो, टेम्परेचर ऑफ द कोयल, एक होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मतलब मान लो कि यहाँ पर एक कोका कोला का बोतल है, ठीक है, बहुत ठंडा ठंडा चिल्ड करके हमने फिर एसी से निकाला है। एक और कोका कोला का बोतल है, वो भी बहुत ठंडा ठंडा है, वहाँ उससे भी एसी निकल के आया है। एक बोतल में क्या देखा कि मैं ये देखा कि थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा वाटर का ड्रॉपलेट जो है इसके शीशा से बाहर, मतलब इसके बारिश सरफेस पे पानी ऐसे से चूने लगा है, ठीक है। दूसरे में कुछ नहीं हुआ है। तो देखो, होता क्या है कि जब हमने ठंडा ये बोतल रखा है, तो बाहर जो हमारा एयर है, एयर में क्या है, एयर में हमारा वाटर वेपर है ना, वाटर वेपराइज केस में है। तो वाटर वेपराइज केस में यानी कि बहुत गरम गरम हीट लेकर बैठा हुआ है, और ये हमारा ठंडा है। तो अगर ये पूरा ये ज़्यादा हीट इसे तान ले, तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो वही जो लिक्विड स्टेट में आ गया, तो यहाँ पर हमें वाटर कंडेंसेट मिला है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहा होगा।
इस केस में क्या है कि भाई ठंडा तो ये भी था, लेकिन इतना ठंडा नहीं था कि ये जो हमारा एयर हमारा वेपराइज केस में था, उसका पूरा एनर्जी नहीं ले पाया, उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाया, मतलब ये ज़्यादा ठंडा नहीं था। ठीक है, तो वही है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर है तो हमारा कंडेंसेट बन जाए, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स इट। तो अगर कोयल का टेम्परेचर हमें ड्यू पॉइंट से ऊपर है तो वहाँ पे हमेशा ह्यूमिडिफिकेशन होगा, और टेम्परेचर जो कोयल का हमने डीपी से नीचे किया है तो पानी निकल जाएगा, डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। अगर बराबर है तो नथिंग, ना ह्यूमिडिफिकेशन ना डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ कोयल मतलब दो चीज़ के टर्म में है, एक डीपीटी के टर्म में है और एक डब्ल्यूपीटी के टर्म में है। डब्ल्यूपीटी के टर्म में है मतलब कि अगर ज़्यादा है तो हीटिंग कोयल लगाओ, कम है तो कूलिंग कोयल लगाओ। डीपीटी से ज़्यादा है तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा, और कम है तो डिह्यूमिडिफिकेशन होगा। दैट्स इट। ओके, देखो, हम लोग जो अपना आरएसएस का साइकिल पर रहे थे, यहाँ पर क्या था, हमारा कंडेंसर था, यहाँ पे क्या इवापोरेटर था। तो कंडेंसर दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर है, एक वाटर कूल्ड कंडेंसर है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें हमारा रेफ्रिजरेशन जो टीआर है, टर्न अप रेफ्रिजरेशन, वो कम होगा, है ना। तो डोमेस्टिक के लिए विंडो एसी वगैरह के लिए यूज करते हैं। वाटर कूल जो होगा सेल एंड ट्यूब टाइप, सेल एंड कोयल टाइप, इवापोरेटिव हो गया, है ना, ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होता है। ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो। एक जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हीट रिजेक्शन रेशियो। तो व्हाट इज हीट रिजेक्शन रेशियो? तो हीट रिएक्शन रेशियो क्या है, बेसिकली मान लेते हैं कि ये हमारा साइकिल बना हुआ है आरएसी का। तो यहाँ पे हमने हीट दिया और ये हमारा Q2 को लेकर ऊपर जा रहा है, और यहाँ से हमारा हीट रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो हीट रिजेक्ट कितना हुआ रेफ्रिजरेशन के रेशियो में, वो बताओ। तो वही वही हो गया, हीट रिजेक्शन रेशियो हो गया क्यू रिजेक्टेड, यानी कि Q1 डिवाइडेड बाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये क्या है, डब्ल्यू पी प्लस आर ई विल बी इक्वल टू दिस क्यू रिजेक्शन। तो वही हमने लिखा है, क्यू रिजेक्शन इक्वल टू डब्ल्यू पी प्लस आर ई। रिएक्शन बराबर डब्ल्यू पी प्लस आर ई हो गया, और ये आर ई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हीट रिजेक्शन रेशियो आ गया। इसको अगर फ्रैक्शन तोड़ ताड़ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1+1/COP। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताते हैं कि COP जो है हमारा हीट पंप के लिए, डैट विल बी इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें एचआरआर क्या इंडिकेट करता है, तो ये कंडेंसर का साइज इंडिकेट करता है। जितना ज़्यादा हीट रिजेक्शन उतना ज़्यादा कंडेंसर ज़्यादा चाहिए होगा आपको। ठीक है, हीट रिजेक्शन रेशियो याद कर लीजिए, 1+1 रेसिप्रोकल ऑफ COP होता है, 1+COP का रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। देखो, फ्लैश चैम्बर एक चीज़ होता है, फ्लैश चैम्बर अगर लगाओगे ना तो थ्योरेटिकली आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है COP का, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, इवापोरेटर की बात करते हैं। इवापोरेटर जो होगा हमारा, ये भी सिमिलरली एक हमारा कोयल टाइप का होता है, दूसरा हमारा प्लेट टाइप का भी होता है। तो जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें प्लेट टाइप का होता है। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन वाल्व यानी कि यहाँ से लेके यहाँ वाला जो प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व यहाँ लगा हुआ है, तो एक्सपेंशन वाल्व की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका एरिया जो है कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, जो कि एक्यूरेटिव होता है, जो कि हम डोमेस्टिकली घर में यूज करते हैं। दूसरा, अगर उसका अगर एरिया वेरी कर रहा है तो वो दो तरीके से होता है। एक होगा हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जो कि मिल्क चिलिंग प्लांट में यूज करते हैं। एक होगा TEV, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ टेम्परेचर का टर्म यूज होता है। इसमें क्या होगा, प्रेशर और स्पेसिफिक यूज में आता है। ठीक है, ये सब आइए, ये डायग्राम हमने बना रखा है कि मान लो हमारा इवेपोरेटर का प्रेशर पीवी है। पीवी के को अगर कम करेंगे तो वर्क इनपुट क्या होगा, कंप्रेसर का पहले क्या होगा, वर्क बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो है अगर हम क्या करेंगे कि पीवी बढ़ाएंगे तो आई स्पेसिफिक वर्क जो होगा ये ऐसे कम होगा, ऐसे बढ़ेगा। ये पावर था, ये स्पेसिफिक वर्क था। ठीक है, ये सब हटाओ। देखो, ये हमारा साइकिल है। तो सेंसिंग बल्ब बल्ब कहाँ लगता है, सेंसिंग बल्ब जो इवापोरेटर के आउटलेट पर लगता है, और और ये हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब जो है ये हमारा इवापोरेटर के इनलेट पर लगता है। ठीक है, और कंप्रेसर के आउटलेट पर क्या लगता है, ऑयल सेपरेटर लगता है। WPT का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप क्या करेंगे कि बल्ब पे वेट कॉटन लगा करके घुमाओगे तो जो ये क्या होगा कि ये लूज करेगा अपना वाटर पार्टिकल, ठंडा हो जाएगा, तो ये जो टेम्परेचर नापेगा वो थोड़ा सा ठंडा ही रहेगा। डेट्स कॉल्ड द वेट बल्ब टेम्परेचर। नॉर्मली नापोगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट पर, ये तीनों के तीनों बराबर होगा 100% पर। ये मतलब कि ये वाला जो लाइन है ना, RHE को 100%, इस पर क्या होगा, तीनों का टेम्परेचर बराबर होता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि सैचुरेटेड के लिए,
सैचुरेटेड मतलब इस वाले पे क्या होगा, बराबर होगा, और अनसैचुरेटेड मतलब इसके नीचे नीचे वाले में क्या होगा, डी ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है हमेशा ज़्यादा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से, डब्ल्यूपीटी से, और वो ज़्यादा होगा डीपीटी से। ठीक है, दैट्स इट। हमने क्या किया है कि क्विक रिवीजन कर लिया है अपना आरएसी का फॉर्मूला फॉर्मूला सब हमने देख लिया है, बेसिक फॉर्मूला सब देखा है। ठीक है इसको आप रिवाइज कीजिए फटाफट और न्यूमेरिकल बनाना चाहिए।